नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। यूबी ग्रुप के प्रमोटर विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी माल्या को नोटिस जारी किया। एसबीआई की अगुवाई में 13 बैंकों की अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, किंगफिशर एयरलाइन समेत 9 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। तो विजय माल्या की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने विजय माल्या को नोटिस जारी किया। एसबीआई समेत 13 बैंक्स की अर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है। तरुण शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नोटिस जारी किया गया विजय माल्या को, इसमें क्या कुछ कहा गया और कितनी मुश्किलें इस नोटिस के बाद बढ़ सकती हैं विजय माल्या की? बिल्कुल, विजय माल्या जो अभी राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने ये दलील दी है कि विजय माल्या के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर है। लेकिन डीआरटी ने इससे कोई फैसला नहीं सुनाया है। डीआरटी ने अपना फैसला 10 मार्च तक के लिए सुरक्षित रखा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एसबीआई ने इस पूरे मामले को डीआरटी में चैलेंज किया है और कहा है कि विजय माल्या का जो पासपोर्ट है वो जब्त किया जाए और साथ के साथ उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन अब देखना होगा 10 मार्च को डीआरटी क्या ऑर्डर करती है। बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो लगातार हम दर्शकों को इस अहम खबर के बारे में बता रहे हैं कि एसबीआई समेत 13 बैंक्स की अर्जी पर यह नोटिस विजय माल्या को फिलहाल जारी किया गया है और बैंकों ने गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्त करने की मांग की थी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे विजय माल्या और किंगफिशर ने टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग किया था। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। विजय माल्या भले ही यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के साथ सेटलमेंट करके विदेश में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हों, लेकिन माल्या अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो अब सवालों के घेरे में है। जी मीडिया के सहयोगी अखबार डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में चल रही थी, लेकिन एयरलाइंस का पैसा माल्या फॉर्मूला 1 में ट्रांसफर कर रहे थे और उस वक्त बैंकों को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी। मनी ट्रांसफर के इस खेल को स्पॉन्सरशिप मनी का नाम दिया गया था। 2009 में जब किंगफिशर एयरलाइंस पर कर्ज काफी बढ़ चुका था और नुकसान करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका था, उस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से करीब 60 करोड़ रुपए फॉर्मूला 1 टीम को दिए गए। 2010 में जब किंगफिशर एयरलाइंस की हालत और खराब हुई तो माल्या ने F1 टीम की स्पॉन्सरशिप मनी को दोगुना कर दिया, यानी किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से मिलने वाली ये रकम दोगुनी हो गई, जबकि किंगफिशर का स्टाफ 1 महीने की सैलरी के लिए परेशान हो रहा था। उस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का करीब 4000 करोड़ का कर्ज हो चुका था। ऐसा नहीं है कि माल्या की F1 टीम पर किंगफिशर एयरलाइंस ने ही मेहरबानी दिखाई। माल्या की F1 टीम को यूनाइटेड ब्रूअरीज, व्हाइट एंड मैके लिमिटेड और यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से पैसा दिया गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि क्या ये पैसा भी किंगफिशर एयरलाइंस की तरफ से इन कंपनियों में डाइवर्ट किया गया। 2012 में जब डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द किया तो उस वक्त भी करीब 130 करोड़ रुपए का पेमेंट फोर्स 1 टीम को किया गया। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस पर कर्ज करीब 7000 करोड़ रुपए का हो चुका था। बैंक अपने डूबते हुए पैसे का तमाशा देख रहे थे, लेकिन माल्या दिन के उजाले में इस पैसे से अपने शौक पूरे कर रहे थे। न सीबीआई को कोई खबर थी और न ही सरकार के माथे पर कोई शिकन थी। सरकारी बैंकों के पैसे से F1 टीम खरीदी जा रही थी और शैंपेन की बोतल खोलकर माल्या सरकारी बैंकों को ठेंगा दिखा रहे थे। साई मनीष, जी मीडिया। तो शौक बड़ी चीज होती है और विजय माल्या के ऊपर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। विजय माल्या पर भले ही बैंकों के करोड़ों रुपए का कर्ज हो, लेकिन उनके शौक कम नहीं हुए हैं। कहते हैं शौक एक बड़ी चीज है और ये लाइन विजय माल्या पे बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बैंकर्स चाहे जितना मर्जी दबाव डाल रहे हो विजय माल्या पे 7000 करोड़ वापस करने का, लेकिन विजय माल्या के जो गाड़ियों के शौक हैं वो बदस्तूर जारी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुंबई के एक बिल्कुल पॉश इलाके में
करीबन विजय माल्या के पास 50 से ज़्यादा विंटेज कार्स हैं, और जिसमें से एक कार हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटका की नंबर है 111 रॉयस रॉयल है, ये गाड़ी रखी गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमत जो है वो 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है, और हर महीने का जो खर्चा है वो करीबन 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ इन गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं सिर्फ देख रेख करने के लिए कि गाड़ियाँ किस तरीके से मरम्मत करी जाए, किस तरीके से उन पर पॉलिशिंग का काम किया जाता है। और कई सारी, मतलब आप नाम लीजिए, वो गाड़ी आपको विजय माल्या के पोर्टफोलियो में दिखाई देगी, चाहे मर्सिडीज़ हो, चाहे रॉयस रॉयल हो, चाहे BMW हो पुरानी, चाहे आप, और नंबर्स भी बिल्कुल यूनिक हैं। आप ये देखें, मर्सिडीज़ का 999 नंबर, 111 नंबर, ये एक तरीके का एक शौक को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यदि पैसे वापस लौटाने की बात हो तो वहाँ विजय माल्या बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब CBI ने भी इस पूरे केस को अपने हाथ में ले लिया है, और बैंकर्स पे भी दबाव अब बढ़ने लगा है कि विजय माल्या से पैसे वापस लिए जाएं। तरुण शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई है। TCS के MD एंड CEO N चंद्रशेखरन को RBI के बोर्ड में जगह मिली। इसके अलावा पूर्व IAS अधिकारी सुधीर मानकड़ को भी RBI के बोर्ड में शामिल किया गया है। महिंद्रा के पूर्व CFO भरत दोषी भी RBI बोर्ड में शामिल हुए। इन लोगों को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के तौर पर RBI के बोर्ड में जगह मिली है। चंद्रशेखरन और दोषी का कार्यकाल 4 साल का होगा। तो US H1B वीजा मामले में भारत ने WTO में शिकायत दर्ज करवाई। भारत ने WTO में H1B वीजा की संख्या सीमित करने और फीस बढ़ाने की शिकायत की है। भारत के मुताबिक अमेरिका का एक कदम भारतीय लोगों को अमेरिकी लोगों के मुकाबले कम आकर्षक बनाता है। भारत की शिकायत पर अमेरिका को 10 दिन में WTO में जवाब दाखिल करना होगा। अगर आपसी बातचीत से सहमति नहीं बनती तो यह मामला डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जा सकता है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $2000 से दोगुना करके $4000 कर दी थी। असीम मनचंदा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत ने WTO में क्या शिकायत की है और आगे इस पर किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है? जी शिल्पा, देखिए दिसंबर में जो US है उसने अपनी H1B वीजा की फीस 2000 से बढ़ा करके $4000 जो है वो कर दी थी। तो उसके खिलाफ जो है इंडिया ने WTO में शिकायत की है। इंडिया का ये कहना है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जो कि US ले रहा है, और WTO में ये कहा गया है कि एग्रीमेंट्स के तहत ये कहा गया है कि कोई भी कंट्री अगर प्रोटेक्शनिस्ट एग्रीमेंट्स या स्टेप्स जो है वो लेता है तो उसके खिलाफ आप उसमें शिकायत कर सकते हैं और एमिकली सॉल्यूशंस जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल US को इसके लिए जवाब जो है 10 दिन के अंदर दाखिल कर रहा है। उसके बाद ये अगर इंडिया अपना केस सॉलिडली तरीके से प्रेजेंट करने में सफल रहता है तो हो सकता है कि US को अपने स्टेप्स जो है वो वापस लेने पड़े। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो एक्साइज ड्यूटी पर ज्वेलर्स के भारी विरोध के बाद सरकार ने साफ किया कि 12 करोड़ रुपए से कम की गोल्ड ज्वेलरी के टर्नओवर पर 1% की एक्साइज ड्यूटी नहीं ली जाएगी। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ने कहा कि सरकार का यह फैसला मंजूर नहीं और एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह से वापस होनी चाहिए। ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने 3 दिन की हड़ताल भी की थी और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। बजट में वित्त मंत्री ने बिना इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% और इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था। गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। स्कीम के लिए आवेदन 8 से 14 मार्च के बीच किया जाएगा। 29 मार्च को सरकार बॉन्ड जारी करेगी। सरकार ने दूसरे चरण में 1050 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और बॉन्ड की बिक्री बैंक्स और डाकघरों से की जाएगी। सरकार पिछले साल नवंबर में गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई थी और स्कीम के तहत गोल्ड बॉन्ड 5, 10, 50, 100 ग्राम कीमत के जारी होते हैं। तो बात स्टार्टअप्स की। सरकार स्टार्टअप्स के लिए अगले हफ्ते वेब पोर्टल लॉन्च करेगी और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि DIPP के सेक्रेटरी रमेश अभिषेक के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
हाल ही में DIPP ने स्टार्टअप्स की नई परिभाषा जारी की थी। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR फाइल करना आसान बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेतु भारतम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया और इस योजना के तहत देश के सभी नेशनल हाईवेज पर रेलवे क्रॉसिंग की जगह ब्रिज बनाए जाएंगे। इससे रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे कम होंगे। देखिए रिपोर्ट। हाईवेज पर रेलवे क्रॉसिंग का स्पीड ब्रेकर दूर करने के लिए मोदी सरकार ने सेतु भारतम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 2019 तक सभी नेशनल हाईवेज पर रेलवे क्रॉसिंग वाले स्पॉट्स पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा, यानी सभी नेशनल हाईवे रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए 3 महीने के भीतर 208 ब्रिज के निर्माण का टेंडर जारी होगा। इनके निर्माण पर 20,800 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही 30,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवेज पर 1,500 पुराने पुलों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके अलावा नेशनल हाईवेज पर 726 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त करने के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर सेतु भारतम प्रोजेक्ट पर 50,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है और उसी के तहत इस काम को करें। एक साथ 1500 ब्रिज, करीब 51,000 करोड़ रुपयों की लागत। केंद्र सरकार ने दिल्ली में भी जाम की समस्या से छुटकारा दिलवाने की तैयारी की है। इसके लिए दिल्ली में जाम वाले बड़े स्पॉट्स पर 2 महीने में काम शुरू होगा। सेतु भारतम प्रोजेक्ट से नेशनल हाईवेज पर होने वाली समय की बर्बादी तो रुकेगी ही, साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसे भी रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मशहूर कारोबारी बीके मोदी का स्मार्ट ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है और बीके मोदी ने स्मार्ट ड्रीम्स के नाम से इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है। इसके लिए स्मार्ट ग्रुप ने हांगकांग की BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी के साथ करार किया है। BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। स्मार्ट ग्रुप इलेक्ट्रिक बसों के बाद इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च करेगा और इसके लिए अलग से प्लांट भी लगाया जाएगा। स्मार्ट ड्रीम्स का प्लांट मुरादाबाद के पास मोदी सिटी में लगाया जाएगा और पहली 2 बसें BYD से लेकर DTC को 3 महीने के लिए ट्रायल पर दी जाएंगी। कंपनी की कई रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से करार के लिए बातचीत चल रही है। देखिए, ऐसा है कि ये कंपनी जो है स्मार्ट ड्रीम्स करके हमने सिंगापुर में बनाई है, उसकी 100% सब्सिडी यहाँ बनेगी और वो जो कंपनी है उसमें सिंगापुर में ऑलरेडी हमने इसमें करीब 200 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। अब ये यहाँ पे हम ला रहे हैं और यहाँ पे हम ला के पहले फैक्ट्री बना रहे हैं, बिकॉज सिंगापुर में तो मेक इन सिंगापुर नहीं है, यहाँ पे हम उसे मेक इन इंडिया में लाना चाहते हैं। तो मेक इन इंडिया में हमने एक मोदी सिटी बना रहे हैं जो कि स्मार्ट सिटी होगी, जिसमें कि वहाँ पे हम पूरा जो खेल है वो सोलर और इलेक्ट्रिक बस का ही होगा। वहाँ 100% हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें आ जाएँ उस सिटी में। छोटा शहर है तो उसमें करीब 50 से 100 बसें चलती है, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक हो जाए। तो वो तो हम शुरू कर ही रहे हैं। साथ के साथ हमने DTC को कह दिया है और ट्रांसपोर्ट कंपनीज को, हम उन्हें दिखा रहे हैं इसके फ़ायदे क्या होंगे। एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो ये टेस्टिंग का रिजल्ट सबको दे दिए जाएंगे। दिल्ली में पगड़ी पर ली गई दुकानों में दुकानदारी कर रहे व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापारी केंद्र सरकार से ऑर्डिनेंस लाकर उन्हें कोर्ट के फैसले से बचाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के मुताबिक दुकान मालिक अपनी जरूरत बताकर 15 दिन के अंदर दुकानदारों के बुजुर्गों द्वारा पगड़ी पर ली गई दुकान को कभी भी वापस ले सकता है। इस फैसले के बाद दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पगड़ी बांधकर सरकार से अपने हक की मांग करते सड़क पर विरोध कर रहे ये लोग दिल्ली के व्यापारी हैं। इन व्यापारियों ने लाल किले से लेकर चांदनी चौक के रास्ते प्रदर्शन करके ये बताने की कोशिश की है कि इनके जैसे दिल्ली के 10 लाख पगड़ी व्यापारियों की रोजी रोटी संकट में है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के मुताबिक दुकान मालिक अपनी जरूरत बताकर 15 दिन के अंदर इनके बुजुर्गों द्वारा पगड़ी पर ली गई दुकान को वापस ले सकता है। पगड़ी की वजह से कि हमारी दुकानें खाली कराई जा रही हैं, इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, हमारा कारोबार कहाँ जाएगा? पहले हमारे माता पिता ने हमें बड़ा करने के लिए इतनी मुसीबत झेली, सारे काम करे, और आज हम अपने बच्चों को पालने के लिए इतनी मुसीबत झेल रहे हैं। हमने दुनिया में आकर, इस भारतवर्ष में आकर क्या देखा? फिर प्रदर्शन कर रहे लोगों की कई पीढ़ियां दुकानदारी करती आ रही हैं, लेकिन इनके पास अभी तक अपनी दुकान नहीं है। ये लोग सालों से किराए की दुकानों में दुकानदारी करते आ रहे हैं, जिसमें दुकान मालिक को सालों पहले एक बार
पगड़ी के तौर पर एक मोटी रकम उस वक्त बाजार भाव पर दे दी जाती थी और उसके बाद उन्हें हर महीने तय किराया दिया जाता था। लेकिन कोर्ट के फैसले ने इनकी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हाल के दिनों में करीब 60,000 दुकानदारों को दुकानें खाली करनी पड़ी हैं। सरकार से हम ये मांगते हैं इसमें तो कानून में तुरंत तब्दीली लाई जाए, जल्द से जल्द पहले तो ऑर्डिनेंस लाया जाए, जिससे कि तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। इस टाइम जो है पगड़ी किराएदार वेंटिलेटर पे है, उसको तुरंत रिलीफ ऑर्डिनेंस के रूप में दिया जाए। सीधी उसने बोनाफाइड का हमारे पे केस डाला हुआ है, वो हर दिन ही सोचता है कि हमारी दुकान खाली हो जाए। मैं पिछले 6 साल से केस लड़ रहा हूँ। जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई कि हमने सब कुछ लगा दिया, सर मैं अपनी गाड़ी अपना सब कुछ तक बेच चुका हूँ अपने वकीलों को पैसा दे करके उस केस को लड़ने के लिए। आज भी वो कहता है कि दुकान एक मिनट में दिन में खाली हो जाए। दिल्ली के इन व्यापारियों को अब केंद्र सरकार से उम्मीद है। ये चाहते हैं कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लाकर इनकी समस्या का समाधान करे। पगड़ी किराएदार को राहत मिले, इसके लिए सरकार को एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और ऑर्डिनेंस लाके कम से कम दिल्ली में इस तरीके से 10 लाख से ज्यादा व्यापारी हैं जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये व्यवस्था महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले लाई थी। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि सरकार इन 10 लाख व्यापारियों की मांगों को मानने के लिए क्या कदम उठाती है। कैमरामैन पवन के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।